जय हिंद दोस्तों। आप सबके बीच आज एक मैसेज देने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अंदर का दर्द है सिस्टम के प्रति, यहाँ की संस्थाओं के प्रति। जब यहाँ की युवा सरकार से रोज़गार मांगते हैं, कहते हैं कि रोज़गार दीजिए, उस पर आपकी कन्नी नहीं खुलती है। दूसरा, अगर युवा यह कहता है कि जो रोज़गार है कम से कम उनको ही रेगुलेट करिए, उनको आप अध्ययन करिए, उनको रिसर्च करिए और जितनी ही वैकेंसी है उनको नियमित रूप से बहाल करिए, आपसे वो भी नहीं होता है। जो वैकेंसी दी जा रही है वो भी अगर वैकेंसी आ जाती है तो उसको 2 साल 3 साल बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के महीनों सालों बाद उसके रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि फिर किसी न किसी क्लॉज में गलती कर दी गई थी किसी पदाधिकारी के द्वारा, और फिर किसी महानुभाव ने उस पर केस कर दिया, और अदालतों के चक्कर काटते काटते वो वैकेंसी वर्षों वर्ष लग जाते हैं। जिसका ताज़ा उदाहरण हमारे एक मित्र रहे हैं, जिनका बिहार पुलिस का ही 2009 की बहाली थी और 2020 में जा कर के उनकी ज्वाइनिंग हुई है कोर्ट के आदेशों के बाद। बिहार एसएससी का हाल आप देख ही रहे हैं, 2014 की वैकेंसी थी, अभी तक लटकी पड़ी है। स्टेट का आप हाल देख ही रहे हैं, केस पर केस हो रहा है तब जाकर हुआ है। बिहार टीचर की जो बहाली हो रही है उसको आप देख ही रहे हैं, क्या हालत बना कर रखे हैं 94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर के। इनका यही मजाक चलता रहता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की बहाली का मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। सब कुछ बनने के बाद अचानक से सरकार बदलती है, ये तो दर्द मैंने बताया ही नहीं आपको। यहाँ तो यह भी होता है, आप बड़ी मेहनत से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करें, उसमें भी एज का लफड़ा, वर्षों बरस तक वैकेंसियाँ नहीं आएंगी। 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल आप इंतज़ार करते रहेंगे कि वैकेंसी आएगी, लेकिन 8 साल 10 साल 4 साल में वैकेंसी आएगी, और उसमें भी एज लिमिट है। आपकी एज अगर एक्सपायर हो जाती है तो इसको लेकर के सरकार या संस्था या किसी भी जो प्रतिष्ठान है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त है। सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र पैदा हुए हैं। यहाँ के अधिकारी या यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं या जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, जो नशे में चूर हैं, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है। हम आपको बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं। जो आज सरकारें टिकी हैं वो हमारी बदौलत ही टिकी हैं, और अपना खून पसीना सींच कर आपको वोट दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करें और हम उन चीज़ों को चुपचाप बर्दाश्त करते चले जाएं। आज वीडियो बनाने का कोई खास औचित्य नहीं है। बस मन के जो दर्द थे, जो अब तक हम छुपाए जा रहे थे सिस्टम के, अब और नहीं, क्योंकि कभी न कभी तो इस सिस्टम के बारे में बोलना पड़ेगा ही। तो आप एक एक चीज़ से वाकिफ़ है सभी लोग कि यहाँ किस तरीके से एग्ज़ाम्स होती है। 2 साल 4 साल से पहले तो वैकेंसी नहीं आएंगी, वैकेंसी आएंगी तो फिर उसके बाद 2 साल बाद उसके एग्ज़ाम्स होंगे, फिर एग्ज़ाम्स होंगे, फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा, फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा, फिर उसको कैंसिल करेंगे, फिर कैंसिल करने के बाद फिर उसके 1.5-2 साल बाद उसका एग्ज़ाम लेंगे, फिर उसमें कैंसिल करेंगे, फिर एग्ज़ाम लेंगे। अगर इस बार कैंसिल नहीं हुआ तो कोर्ट के चक्कर हो जाएंगे, कोई न कोई केस कर देगा उस पर, फिर कोर्ट के चक्कर लगेंगे, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट आने में वर्षों बरस लगेंगे। फिर रिजल्ट अगर आ भी गए कोर्ट के, उसके बाद अगर मेरिट बनना भी शुरू हो गया तो बहाली कौन सा हम कल ही करा दे रहे हैं। बहाली कराने में फिर हम आपको 4-5 साल लगा देंगे। बहाली कराना तो हमारे हाथ में है, क्योंकि हम तो सत्ताधीश लोग हैं। हाँ? लेकिन इन सारे प्रकरणों में बच्चे की जो उम्र चली जाती है, उनकी मेधा का नुकसान होता है, उनकी क्षमता का नुकसान होता है, इसकी भरपाई करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। इसका भुक्तभोगी सिर्फ वो छात्र होता है। छात्र हित के बारे में बोलेगा कौन और कब बोलेगा? अरे ये तो छोड़िए, अभी ये कोरोना बड़ी महामारी थी, पूरी दुनिया में बड़ा इसका हवा क्रिएट किया गया कि ये है, वो है, दिस है, दैट है। चलिए मानते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए, एक त्रासदी के समान थी। हम इससे मिलजुल कर लड़े और इससे जीते भी। लेकिन हमारी व्यवस्था ने क्या दिया हमको? कुछ नहीं। व्यवस्था के नाम पर चौपट, पूरे देश के हालात को एकदम बर्बाद करके रखने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ? हमारी सरकारों की तरफ से 20 लाख करोड़ के बड़े पैकेज का, सो कॉल्ड पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन उस पैकेज से हम आम जनमानस को क्या मिला? मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला।
आपने ना किसी के ईएमआई माफ किए, ना किसी के बिजली बिल को माफ किया, किसी तरीके के ऋण में माफी नहीं। क्या मिला एक आम आदमी को? मैं पूछता हूं सरकार से कि आम आदमी को इस कोरोना के नाम पर क्या दिया गया? सिर्फ उनसे लूट ली गई, उनकी खुशियां, उनके पैसे, उनकी आमदनी, उनके सोर्स, उनकी हर चीजों को लूटा गया है। और ये आज हर एक भारतीय का दर्द है, और सरकारें इसको लगातार बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो एक वक्त आएगा जब आपको इसका जवाब नहीं, बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। जवाब देने का वक्त है, दे दीजिए, वरना बाद में जवाब नहीं मांगे जाएंगे, उठा करके किसी कोने में बिठा दिया जाएगा, क्योंकि आप इसके लायक न थे, न है और न रहेंगे आने वाले दिनों में। ऊपर से लोगों को इतना चूड़न बेचा गया झूठ बोलकर कि आपके 6 महीने के ईएमआई को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। 6 महीने की ईएमआई को आगे एक्सटेंड किया गया है। बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को, कितना बेवकूफ समझते हैं। बैंकों को कह दिया कि आप 6 महीने सीधे ईएमआई, जितने भी लोगों ने कर्ज ले रखा है, जो लोन चुका रहे हैं, उस लोन को 6 महीने आगे कर दीजिए, 6 महीने के लिए परेशान नहीं किया जाए। और आरबीआई को कहते हैं कि आरबीआई तुम 6 महीने का ब्याज उन बैंकों से लेना। अब आप ही बताइए दोस्तों कि बैंक जिनसे हम लोन लेते हैं, उनको सरकार कह रही है कि वो पब्लिक से, जनता से लोन के ब्याज के पैसे ना ले, और जो बैंक आरबीआई से पैसा लेकर के पब्लिक को पैसा देती है, उसको कहा जा रहा है आरबीआई को कि तुम बैंकों से ब्याज लो। बताइए वो कहां से देगा ब्याज? वो जनता से वसूलेगा तभी तो आरबीआई को ब्याज देगा। और इस तरीके से ये झगड़ा चल रहा है, और इस झगड़े का निष्कर्ष यही निकलना है कि जनता को 6 महीने का जो ईएमआई लोन देने में जो रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप 6 महीने आगे तक इसको दीजिए, वो 6 महीने का लोन 9 महीने और 12 महीने में कन्वर्ट हो रहा है, ब्याज जोड़कर, ब्याज पर ब्याज जोड़ा जा रहा है बैंकों की तरफ से। यहां पर फर्जीवाड़ा, वो 20 लाख करोड़ कहां चले गए? यहां देने चाहिए थे आपको, ईएमआई में लाभ देना चाहिए था, बिजली में लाभ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप बिजली बिल में माफी नहीं करेंगे, न ईएमआई में माफी करेंगे, कहीं भी आप माफी नहीं देंगे, सिर्फ उन पर थोपते चले जाएंगे। बात करते हैं थोड़ी सी शिक्षा व्यवस्था की, तो छात्र के हित के बारे में तो बात कर ही लिया हमने कि कितने हित हो रहे हैं इस सरकार के दरमियान। सबसे पहले कोरोना के नाम पर शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाता है, और जब शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद होता है कि नहीं, बाकी चीज़ों को धीरे धीरे खोल दिया जाएगा, लेकिन शिक्षण संस्थानों को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि शिक्षण संस्थानों से ही तो कोरोना फैलता है। नहीं पता? हाँ, ये WHO की रिपोर्ट है ताज़ा तरीन, जिसमें कहा गया है कि भारत के जो शिक्षण संस्थान है, कोरोना सिर्फ वहीं से फैलता है। चलिए एक पल के लिए मान भी लिया, अरे आप छोटे बच्चों का बंद करा देते, सीनियर बच्चों को बंद कराने की क्या जरूरत है, जब पूरा बाजार खुला है, हर कार्यालय खुले हैं, हर चीज खुला पड़ा है, हैं? शादी ब्याह हो रहे हैं, 50-50, 200-200, 500-500 लोग एक जगह बैठ रहे हैं, एक जगह मीटिंगें कर रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ धक्के मार मार के बस से लेकर के सारी गाड़ियों में ठूस ठूस कर जा रहे हैं। वहां एक भी जगह आपको फॉलो कराने के लिए नहीं हो रहा है, और सबसे पहले आपको कुछ नहीं मिलता है तो क्या मिलता है? शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए। बड़ी सस्ती चीज हो गई है शिक्षण संस्थान। सरकारी शिक्षकों को तो फिर भी वेतन मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट शिक्षकों के बारे में कभी सोचा है आपने कि उनका क्या होगा? प्राइवेट शिक्षक क्या करेंगे? कुछ नहीं भाई, हम सरकार में है ना, जो कह रहे हैं चुपचाप मानिए। नहीं, कैसे मानिएगा आप? रोज नित नए कानून लाकर थोप देना है, कोई बोलने वाला तो है नहीं इस देश में, राज्य में अपनी ही चलती है। फिर से देख लीजिए, फिर से कोरोना के नाम पर 2020 का तो पूरा बर्बाद आप कर दिए हैं। जितनी भी स्कूलें थी वो सारी स्कूलें, प्राइवेट स्कूलों से आधे से ज्यादा स्कूलें इस देश में बंद हो गई। क्या आपको इसकी जानकारी है? आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद हो गए इस देश के, आपको जानकारी है? आधे से ज्यादा शिक्षण संस्थान, जो कोचिंग थे, वो बंद हो गई, इसके बारे में जानकारी है? और आप कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? ऐसे हवाबाजी करने से आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा? ऐसे नहीं बनता है सर आत्मनिर्भर भारत। और चलो मान भी लिए, मान लिया कि आप कोचिंग को बंद कर रहे हैं, शिक्षण संस्थानों को बंद कर रहे हैं, बदले में तो कुछ दे नहीं रहे हैं इस देश की जनता को।
उसको तो कहीं से कोई सहूलियत नहीं मिल रही है, उसको साल भर का रेंट देना पड़ा, और इस साल 2021 में फिर से बंद करने का स्यापा आपने शुरू कर दिया, फिर 2021 का पूरा रेंट उनको देना पड़ेगा। लास्ट में उगच के वो शिक्षक या तो आत्महत्या कर लेगा, नहीं तो बंद कर देगा कोचिंग पढ़ाना भी। आप तो यही चाहते हैं, रोजगार देंगे नहीं, रोजगार करने भी नहीं देंगे। हैं? हम आपको समझते थे कि आप न खाएंगे न खाने देंगे, ये समझते थे चोरों के लिए था, पर ईमानदारों पर भी लागू होता है ये नहीं पता था। कितना बताया जाए आपको? अभी भी वक्त है, चीजों को सही कर लीजिए, वरना पछताने के लिए कुछ मिलेगा नहीं आपको। आज शिक्षक इस देश में कोरोना की वजह से आत्महत्या के कगार पर आ चुका है। आप क्या चाहते हैं कि वो सारे शिक्षक आत्महत्या कर लें? तभी आप मानेंगे? जो हालात इस देश में किसान के हो रखे हैं कि किसान आए दिन आत्महत्या करते रहता है इस देश में कर्ज के तले, वही हालात आज निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों का हो रखा है। और बात करते हैं ऑनलाइन टीचिंग की। ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो एक स्मार्ट पैनल चाहिए ना, स्मार्ट बोर्ड, वो स्मार्ट बोर्ड पर भी आपने 28% GST ठोक रखा है। आपको तो स्मार्ट बोर्ड पर सब्सिडी देनी चाहिए थी कि स्मार्ट बोर्ड टीचर खरीदे और उससे पढ़ाए, कम से कम उस पर आपको सब्सिडी देनी चाहिए थी ताकि सस्ते में मिले। नहीं, एक तो उसके रेट इतने हाई है, लाखों में मिलते हैं, ऊपर से 28% का एकदम सॉलिड GST ठोक रखा है आपने। हैं? क्या करेंगे शिक्षक? ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाने देंगे, ऑनलाइन पढ़ाने की इंस्ट्रूमेंट्स इतनी महंगी है कि वो दे नहीं सकते हैं पढ़ाई, और आप बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। मेरी सरकार से और इस सिस्टम से सख्त दरख्वास्त है कि चीज़ों को इमीडिएट सुधारा जाए और अपनी चीज़ों को तुरंत से तुरंत सही किया जाए। शादी ब्याह, मॉल, सिनेमा हॉल, धक्के धुक्कुम, भीड़ भड़ाम, इससे कोरोना नहीं फैलता है। सिर्फ और सिर्फ शिक्षण संस्थान